नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने मानव सभ्यता, धर्म और नैतिकता के गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की दुनिया बदल देने वाली किताब टोटेम एंड टाबू की। यह किताब सिर्फ मनोवैज्ञानिक की नहीं है, यह मानव संस्कृति, धर्म और नैतिकता के विकास के जुड़े की छूती है। फ्रॉइड ने इस किताब में वो बातें कही है जिनके बारे में उस समय कोई सोचने की हिम्मत तक नहीं करता था। सोचिए ज़रा, क्या आपने कभी यह सवाल सोचा है, धर्म की शुरुआत कैसे हुई? इंसान ने पाप और नैतिकता जैसे विचार कैसे गढ़े? और क्यों कुछ प्राचीन जनजातियाँ किसी जानवर या वस्तु को टोटम मानकर उसकी पूजा करती हैं? फ्रॉइड का मानना था कि इन सब के पीछे हमारे अवचेतन मन और प्राचीन इच्छाओं की भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आज का सभ्य समाज उसी आदिम मनुष्य प्रिमिटिव मैन का विकसित रूप है। बस हमारे अंदर की जंगली प्रवृत्ति अब भी छिपी है, बस उन्होंने नया रूप ले लिया है। फ्रॉइड की किताब टोटेम एंड टाबू 4 मुख्य अध्यायों में बटी हुई है। द सैवेज ट्रेड ऑफ इंसेक्ट, जहाँ वे बताते हैं कि प्राचीन समाजों में रक्त संबंधी से डर और उसे रोकने के नियम कैसे बने। यह अध्याय बताता है कि टोटम यानी कोई जानवर या प्रतीक सिर्फ पूजा का साधन नहीं था, बल्कि वह समाज की संरचना का आधार था। 2. टाबो एंड द एम्बिवेलेंस ऑफ इमोशन। यह फ्रॉइड बताते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें पवित्र भी होती हैं, अपवित्र भी। यानी इंसान जिन चीज़ों से डरता है वही चीज़ें कभी उसकी आस्था का प्रतीक भी बन जाती हैं। 3. एनिमिज्म, मैजिक एंड ओमिपोटेंस ऑफ थॉट। इसमें वे बताते हैं कि कैसे आदिम मानव यह मानता है कि उसके विचार में जादू की शक्ति होती है। फ्रॉइड इसे ओमनीपोटेंट ऑफ थॉट कहते हैं, यानी हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। 4. द इनफर्टाइल रिकर्सन्स ऑफ टेटोनिज्म। यह अध्याय सबसे रोचक है क्योंकि फ्रॉइड यहाँ धर्म और परिवार की उत्पत्ति से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि मानव समाज की शुरुआत पिता के वध से हुई और यही अपराध बोध बाद में पूजा और धर्मों में बदल गया। फ्रॉइड ने टोटेम एंड टाबू में यह साहसिक विचार दिया था कि धर्म, नैतिकता और समाज सबकी जड़ें हमारे भीतर छिपे पशु स्वभाव और अपराध बोध में है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनदेखा टोटम और एक अघोषित टैबू छिपा होता है, जो उसके व्यवहार, विचार और संबंधों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, यह किताब सिर्फ सपनों या व्यवहार की बात नहीं करती, यह बताती है कि हमारे भीतर का मनुष्य अब भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले था। बस फर्क इतना है कि अब हमने अपने डर और इच्छाओं को संस्कृति और नैतिकता का नाम दे दिया है। इस वीडियो में हम टोटेम एंड टाबू के हर अध्याय को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। आप जानेंगे कि कैसे फ्रॉइड ने मानववैज्ञानिक और मानव इतिहास से जोड़ा और कैसे उन्होंने यह साबित किया कि धर्म, पाप, डर और प्रेम सबकी जड़ें हमारे मन के गहरे कोनों में छिपी होती है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब के पहले अध्याय द सैवेज ट्रेड ऑफ इंसेंट के बारे में, जहां फ्रॉइड हमें ले जाएंगे आदि मानव के उस दौर में जब हमारी पहली बार समाज ने नैतिकता का नियम बनाया था। अगर आपको यह वीडियो मनोवैज्ञानिक इतिहास और मानव रहस्य पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, आदि मनुष्य का अनैतिक संबंधों से भय। आज हम टोटेम एंड टाबू के पहले अध्याय की गहराई में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो मानव सभ्यता की जड़ों को छूता है, जहां फ्रॉइड हमें लेकर जाते हैं उस समय में जब न तो धर्म था, न कानून था, न समाज की कोई संरचना। बस इंसान था, उसकी इच्छाएं थी और उसके भीतर उठती तीव्र प्रवृत्तियाँ। आदिम समाज और टोटेम की अवधारणा। फ्रॉइड बताते हैं कि आदिम जनजातियों में टोटेम शब्द का बहुत गहरा महत्व है।
टोटेम किसी जानवर, पौधे या प्रतीक को कहते हैं जिसे पूरी जन्म जाति अपना पूर्वज या संरक्षण आत्मा मानती थी। यह टोटेम सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं था बल्कि एक सामाजिक नियम का केंद्र था। हर जनजाति का एक अलग टोटेम होता था, जैसे भेड़िया, बाघ, चील या कोई पेड़। और यह नियम था कि एक व्यक्ति कभी भी अपने ही टोटेम समूह के सदस्य से विवाह या शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। यानी टोटेम क्लैन के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यह नियम एक्सोगामी कहलाता था। एक्सो मीन्स बाहर, गैमी मीन्स विवाह। यह था सभ्यता का पहला सामाजिक और नैतिक नियम। अपने समूह के भीतर संबंध निःशब्द है। लेकिन क्यों था यह डर? फ्रॉइड कहते थे यह सिर्फ सामाजिक नियम नहीं था बल्कि गहरे मानसिक और भावनात्मक कारणों से जुड़ा था। आदिम मानव के भीतर दो विरोधी भावनाएं रहती थी। एक और प्रेम और आकर्षण, दूसरी ओर भय और अपराध बोध। वह अपने ही परिवार के सदस्यों को ही आकर्षित होता था, लेकिन समाज ने इस प्रवृत्ति को टाबू बना दिया। फ्रॉइड इसे एम्बुलेंस ऑफ इमोशन कहते हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम और घृणा दोनों भावनाएं साथ मौजूद हो रहती है। यही द्वंद्व आगे चलकर हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन गया। फ्रॉइड का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। फ्रॉइड का मानना था कि इंसेक्ट्स, रक्त संबंधी संबंध की इच्छा हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है, पर सभ्यता ने इस इच्छा को दबा दिया है। उन्होंने इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की जड़ बताया, जहां बच्चा अपने विपरीत लिंग वाले लोग माता पिता के प्रति आकर्षण महसूस करता था और उसे उसी लिंग वाले से प्रतिस्पर्धा। लेकिन प्राचीन समाज में यह भावना खुले रूप से मौजूद थी। जब इंसान ने समझा कि ऐसे संबंध समाज के संघर्ष और हिंसा पैदा करते थे, तो उसने इस इच्छा को टाबू घोषित कर दिया, यानी निःशब्द और पापपूर्ण। यहाँ से नैतिकता और पवित्रता की धारणा शुरू हुई। फ्रॉइड कहते हैं नैतिकता की शुरुआत डर से हुई थी, परिवार के भीतर के अपराध से के डर से। एक्सोगोमी, समाज की नींव। फ्रॉइड बताते हैं कि एक्सोगोमी यानी अपने समूह के बाहर विवाह करने का नियम इंसान के सामाजिक विकास की दिशा में पहला कदम था। इस नियम ने परिवार को जोड़ना, समाज का विस्तार देना और सहयोग सिखाया। यानी जहाँ एक और इंसेक्ट्स जो निःशब्द कर दिया गया था, वही संबंध की नई परिभाषा बनी, जो समाज की प्रगति का आधार बनी। टोटेम, रिलीजियंस और गिल्ड का संबंध। फ्रॉइड ने इस अध्याय में एक साहसिक विचार रखा कि टोटेम सिर्फ पूजनीक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सामूहिक अपराध बोध का परिणाम था। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की थी क्योंकि वे अपनी माताओं के प्रति आकर्षित थे। इस अपराध के बाद उन्होंने अपने पिता की स्मृति के एक टोटेम बनाया और वचन लिया कि अब किसी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। यही वचन आगे चलकर टोटम पूजा और इंसेक्ट्स टाबू में बदल गया। यही विचार फ्रॉइड के पूरे मनोविश्लेषण दर्शन की रीढ़ बन गया। अध्याय का सार। फ्रॉइड हमें यह समझाते हैं कि हर समाज, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों न हो, उसकी जड़ें उसी आदिम भय में है, अपने भीतर के अपराध और इच्छा के बीच के संघर्ष। उन्होंने दिखाया कि सभ्यता की शुरुआत संयम और निश्चय से हुई, और हर नियम, हर धर्म, हर नैतिक मूल्य के पीछे कहीं ना कहीं छिपा है वही पुराना आदिम भय, द ड्रेड ऑफ इंसेंट। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसान की असली कहानी सिर्फ उसकी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि उसके दबे हुए डर, इच्छाएं और अपराध बोध की भी है। और यही कारण है कि फ्रॉइड की किताब टोटेम एंड टाबू आज भी हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। अध्याय 2, टैबू और भावनाओं का द्वंद्व। जो हमारे समाज में पवित्रता और पाप दोनों के बीच झूलता रहता है। ऐसा विचार जिसने इंसान के भीतर संघर्ष को जन्म दिया और जिसने सभ्यता को संयम का अर्थ सिखाया। हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की किताब टोटेम एंड टाबू के दूसरे अध्याय की, जहां फ्रॉइड हमें बताते हैं कि आखिर टाबू यानी निषेध क्या है और क्यों
हर इंसान के मन में एक साथ प्रेम और घृणा, सम्मान और डर जैसी विरोधाभासी भावनाएं रहती है। टाबू की परिभाषा: निषेध और आकर्षण का मिश्रण। फ्राइड के अनुसार टाबू सिर्फ किसी चीज पर लगाया गया सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। यह इंसान के मन की एक ऐसी गहरी अवस्था है जहाँ वह किसी चीज की ओर खिंचाव महसूस करता है लेकिन उसी से डरता भी है। उदाहरण के लिए, मृत्यु व्यक्ति के शरीर को छूना या धार्मिक वस्तु को अपवित्र करना, इन सब चीज़ों को समाज टैबू कहता है। लेकिन अंदर से इंसान में इन चीज़ों को देखना, समझना या छूने की इच्छा भी रहती है। यानी फ्रॉइड कहते हैं, जहाँ प्रतिबिंब होता है वही इच्छा भी होती है, और यही भावनाएं का द्वंद्व, एम्बिवलेंस ऑफ इमोशन है, प्रेम और भय का संघर्ष। फ्रॉइड बताते हैं कि इंसान का मन दो विरोधी दिशाओं में खींचता रहता है, एक और प्रेम और दूसरी ओर भय। जो व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए टेबू होती है, उसके लिए हम आकर्षित भी होते हैं और भयभीत भी। उदाहरण के लिए, किसी पुराने रिश्ते, परिवार के सदस्य और धार्मिक प्रतीक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी होती है और अपराध होती। हम उन्हें छूना चाहते हैं लेकिन छूने से डरते हैं। यह भावनात्मक विरोधाभास हमारी संस्कृति और धर्म की नींव है, क्योंकि समाज ने टैबू बनाकर इस संघर्ष को नियंत्रित किया है। टोटेम और टैबू का संबंध। फ्राइड इस अध्याय में बताते हैं कि टोटेम, जो किसी जनजाति या पूजनीय प्रतीक होता था, और टैबू, जो निषेध का प्रतीक था, दोनों एक ही मानसिक प्रकृति के दो पहलू हैं। एक और लोग अपने टोटेम का सम्मान करते हैं, उसे मारना या खाना सख्त मना होता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ विशेष अवसरों में जैसे त्योहार में उसी टोटेम की बलि दी जाती है। यानी प्यार और हिंसा का यह मिश्रण दिखाता है कि इंसान के भीतर विरोधी भावनाएं हमेशा साथ रहती है। फ्राइड हमें एम्बिवलेंस ऑफ इमोशन कहते हैं, जहाँ प्यार के साथ अपराध बोध जुड़ा होता है और सम्मान के साथ भय। टैबू और अपराध बोध का संबंध। फ्राइड का मानना है कि हर टैबू के पीछे छिपी इच्छा होती है, और इस इच्छा को दबाने से जन्म लेता है गिल्ट यानी अपराध बोध। उदाहरण के लिए, अगर समाज ने कहा कि मृत्यु व्यक्ति की वस्तु को मत छुओ, तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कभी ऐसा किया था और उसे नुकसान हुआ, इसलिए लोगों ने उस घटना को निःशब्द बना दिया ताकि वह गिल्ट फिर से महसूस न हो। लेकिन यह डर केवल बाहरी नहीं, यह हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ है। फ्रॉइड कहते हैं, टैबू वह दीवार है जो हमारे इच्छाओं और हमारे डर के बीच खड़ी है। आदिम समाज और आधुनिक मनुष्य। फ्रॉइड का यह विचार बहुत दिलचस्प है। वह कहते हैं कि हम आधुनिक इंसान भले ही सभ्य दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वही आदिम प्रवृत्तियां आज भी जीवित है। हमारे मन में जो नैतिकता, संयम और धर्म के नाम पर भावनाएं हैं, वे दरअसल पुराने टैबू का विकसित रूप है। जब हम किसी नियम या उल्लंघन करने की सोचते हैं और भीतर अपराध बोध महसूस करते हैं, तो वही भी प्राचीन टोटम अपराध का मनोवैज्ञानिक प्रतिबिंब है। फ्राइड हमें इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि हर टैबू के पीछे छिपी होती है एक दबी हुई इच्छा, और हर समय के पीछे छिपा होता है एक डर। हमारी सभ्यता, धर्म और नैतिकता सब उसी द्वंद्व की उपज है, जहाँ इंसान अपनी ही इच्छाओं से लड़ता है और अपने अपराध बोध की नैतिकता को नाम देता है। तो दोस्तों, टोटेम एंड टैबू का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर के टैबू को समझ ले, तो हम अपने असली मन, अपनी इच्छा और अपने डर दोनों को पहचान सकते हैं। फ्राइड कहते हैं, मनुष्य की असली दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी हुआ डर है। अध्याय 3, आत्मवाद, जादू और विचारों की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो रहस्यमयी भी है, गूढ़ भी, और हमारे मन की सबसे गहरी परतों को छूता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आपके विचार ही घटनाओं को जन्म देते हैं? जैसे
आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है, या कोई डर मन में आता है और वही सच हो जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे विचारों में सचमुच कोई शक्ति छिपी होती है? आज हम जानेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने अपनी पुस्तक टोटेम एंड टैबू में कैसे इस रहस्य को खोला और बताया कि इंसान के विचार, उसके विश्वास और उसका डर किसी तरह जादू, धर्म और मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। एनिज्म, आत्माओं में विश्वास की शुरुआत। फ्राइड बताते हैं कि सभ्यता के आरंभिक दौर में इंसान प्रति प्रकृति से बहुत डरता था। बिजली, तूफान, बारिश और मौत, हर चीज़ उसे रहस्यमय लगती थी। उसने हर प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक आत्मा की कल्पना कर ली। यही विचार एनिज्म कहलाता है, यानी हर चीज़ में आत्मा का होना। पेड़ों, नदियाँ, पत्थरों, जानवरों, यहाँ तक कि बीमारियों तक में भी लोग आत्मा का निवास मानते थे। फ्राइड कहते हैं कि यह इंसान का पहला प्रयास था अज्ञात और समझने का। जब इंसान किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सका तो उसने उसे दैविक शक्ति या रूह मान लिया। यानी एनिज्म मनुष्य की पहली मनोवैज्ञानिक रक्षा थी, डर से बचने का तरीका। मैजिक, जब इंसान ने सोचा कि उसके विचार सर्वशक्तिमान हैं। फ्रॉइड आगे बताते हैं कि एनिज्म से ही मैजिक की अवधारणा जन्मी। आदिम इंसान को विश्वास था कि उसके विचार और इच्छाएं सीधे प्रकृति को प्रभावित कर सकती हैं। वह सोचता था, अगर मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या करूं तो उसका नुकसान हो जाएगा, या अगर मैं किसी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाऊं तो वह व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएगा। यह सोच सिंपैथेटिक मैजिक कहलाती थी, यानी जो मैं सोचता हूँ या मैं करता हूँ वही दुनिया में घटता है। फ्रॉइड इसे कहते हैं द ओमनीपोटेंट ऑफ थॉट्स, विचारों की सर्वशक्तिमानता। उन्होंने बताया कि इंसान के भीतर यह भावना आज भी मौजूद है। हम भी कभी कभी सोचते हैं, कहीं मैंने सोच लिया कि तो बुरा ना हो जाए। यह वही पुराना एनिमिस्टेटिक और मैजिकल थिंकिंग है जो हमारे अवचेतन मन में आज भी जीवित है। फ्राइड का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। फ्राइड ने इसे मैजिक थिंकिंग को आधुनिक मनोवैज्ञानिक से जोड़ा। उन्होंने कहा, यह सोच असल में नार्सिज्म का परिणाम है, स्वयं को अत्यधिक विश्वास। आदिम मानव को लगता था कि वह संसार का केंद्र में है और उसकी सोच ये सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यह विश्वास धीरे धीरे बदल गया। पहले यह जादू बना, फिर धर्म में बदला और अंत में विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। फ्राइड के अनुसार जादू, धर्म और विज्ञान तीनों मनुष्य के विकास के चरण हैं। जादू ने कहा मैं खुद कर सकता हूँ, धर्म ने कहा ईश्वर कर सकता है, और विज्ञान ने कहा मैं समझकर कर सकता हूँ। मैजिक और टैबू का संबंध। फ्रॉइड बताते हैं कि जादू और टैबू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे टैबू किसी कार्य को निःशब्द करता है, वैसे ही जादू किसी कार्य को संभव बनाने की कोशिश करता है। आदिम मनुष्य मानता था कि अगर वह कोई मंत्र, अनुष्ठान या कर्म सही ढंग से करे तो वह किसी भी शक्ति को प्रभावित कर सकता है। यह विचार आज भी हमारे समाज में आस्था और अंधविश्वास के रूप में मौजूद है। यानी फ्राइड के शब्दों में, मैजिक वॉज द प्रिमिटिव साइंस ऑफ मैनकाइंड। जादू मनुष्य की प्रारंभिक विज्ञान था। द ओमनीपोटेंट ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति। फ्राइड इसे अध्याय में सबसे गहरा विचार यही बताते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करती है। वह कहते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन हालांकि फ्रॉइड इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं, लेकिन इसका संबंध आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को पकड़ता है और उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बदल देता है। यानी जो कभी जादू था आज वो मनोविज्ञान है, धर्म, अपराध और आत्मा की भावना। फ्रॉइड बताते हैं कि एनिमिज्म से ही रिलीजन का जन्म हुआ। जब इंसान ने आत्मा को स्वीकार किया तो उसने भगवान की अवधारणा विकसित की,
और जब उसने अपने कर्मों को अच्छा बुरा कहा तो नैतिकता और अपराध बोध की भावना आई। हर इंसान ने अपने डर को धर्म में बदल दिया और अपने अपराध को पवित्रता में छिपा दिया। फ्राइड का तीसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि इंसान के विचार, विश्वास और डर तीनों उसकी सभ्यता का आधार है। एनिमिज्म ने उसे आत्मा दी, मैजिक ने उसे शक्ति दी और रिलीजन ने उसे नियम दिए। और सबसे गहरी बात, आज भी हम आधुनिक दिखते हैं लेकिन हमारे भीतर वही आदिम जादूगर जीता है जो सोचता है कि उसके विचार ही पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फ्राइड हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार सिर्फ कल्पना नहीं, एक ऊर्जा है। जब हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है और यही विचार, यही ओमनीपोटेंट ऑफ थॉट हमारी हकीकत का आकार देता है। अध्याय 4, द रिटर्न ऑफ टोटिज्म इन चाइल्डहुड, बचपन में टोटमवाद की वापसी। इस अध्याय में हम फ्राइड की सबसे रहस्यमयी और गहरी सोच वाले अध्याय की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विचार जिसने पूरी मनोवैज्ञानिक की दिशा बदल दी और यह सवाल उठाया, क्या हमारा बचपन सिर्फ मासूमियत का समय है या उसके पीछे छिपा होता है मानव सभ्यता के अधीन रहस्यों का प्रतिबिंब। फ्राइड इस अध्याय में एक बहुत दिलचस्प और गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हर बच्चे के भीतर उसके अवचेतन मन में वही आदिम प्रवृत्ति और भावनाएं दोबारा जीवित होती हैं और आदिकालीन समाज में टोटमवाद और टैबू का कारण बनी थी। बचपन, सभ्यता में इतिहास का दोहराव। फ्राइड कहते हैं, हर बच्चा अपने विकास के दौरान मानव सभ्यता के इतिहास को दोहराता है। यानी जिस तरह से सभ्यता में जंगलीपन से संस्कृति तक यात्रा की, वैसे ही हर बच्चा अपनी मानसिक परिपक्वता की उसी यात्रा से गुजरता है। बचपन में बच्चा अपने माता पिता के प्रति जो भावनाएं रखता है वो उसे टोटेमिक परिवार की याद दिलाता है, जहाँ प्यार, अधिकार, डर और अपराध बोध सब एक साथ रहते हैं। फ्राइड इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स से जोड़ते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ बच्चा अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता से गहरा लगाव महसूस करता है और उसी लिंग वाले माता पिता को प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और टोटेमिज्म का संबंध। फ्राइड बताते हैं कि टोटेमिज्म एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ही मानसिक संरचना के दो रूप हैं। आदिम समाज ने पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की थी क्योंकि पिता उन्हें उनकी इच्छाओं को जीने से रोकता था, लेकिन हत्या के बाद उन्हें अपराध बोध हुआ और उन्होंने अपने पिता की स्मृति में टोटम बनाया, जो कि उनकी प्रतिबंधित इच्छा का प्रतीक बन गया था। फ्राइड कहते हैं कि यह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर बच्चे के भीतर दोबारा जन्म लेती है। वह अपने पिता से प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वह उसी पिता का आदर करने लगता है। यानी हर बच्चा टोटमवाद की भावनाओं के फिर से जीता है, चाहे वह आज की आधुनिक बच्चा ही क्यों ना हो। फ्राइड का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। फ्राइड इस विचार को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे का मन टैबू की भावना को जन्म से ही जानता है। जब बच्चा किसी चीज़ को कहता है कि लेकिन समाज उसे मना करता है, तो उसके मन में इच्छा और निषेध दोनों भावनाएं एक साथ रहती है। यही वह एम्बिवलेंस ऑफ इमोशन है जो फ्राइड ने पिछले अध्याय में बताया, जहाँ प्यार के साथ अपराध बोध और आकर्षण के साथ डर भी जुड़ा होता है। बच्चा सीखता है कि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, हर काम स्वीकृति नहीं होता, और यही सीख सभ्यता की जड़ है, रिलीजन और गिल्ड की पुनरावृत्ति। फ्राइड कहते हैं, जैसे आदिम समाज ने अपने अपराध बोध को टोटेम पूजा में बदल दिया, वैसे ही बच्चा अपने अपराध बोध को आदर और प्यार में बदल देता है। वह अपने पिता की सत्ता को स्वीकार करता है, अपने नियमों का पालन करता है और धीरे धीरे अपने ईगो को नियंत्रित करना सीख सकता है। फ्राइड के अनुसार यही प्रक्रिया सुपर ईगो के निर्माण की है, जो नैतिकता और आत्मनियंत्रण का स्रोत है। यानी धर्म, नैतिकता और अनुशासन सबकी शुरुआत होती है हमारे बचपन के अनुभवों से। टोटिज्म का आधुनिक रूप।
फ्राइड इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि भले ही हम आधुनिक समाज ने टोटेम शब्द भुला दिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार में जीवित है। आज भी हम अपने माता पिता, धार्मिक प्रतीकों और नेताओं को अलौकिक सम्मान, आइडोलाइजेशन देते हैं। हमारे भीतर यह भावना है कि कुछ चीज़ें पवित्र है और कुछ निशब्द। यानी आधुनिक समाज में टोटम अब देवी देवता, राष्ट्र, परिवार और आदर्शों के रूप में है। हमने प्रतीक बदले हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक वही है। फ्राइड का निष्कर्ष। फ्राइड इस अध्याय के अंत में एक गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, बचपन वह खिड़की है जिसमें हम मानव सभ्यता के आरंभ को देख सकते हैं। हर बच्चा वही भावनाएं दोबारा जीता है जो कभी हमारे पूर्वजों ने महसूस की थी। प्यार, ईर्ष्या, अपराध बोध और डर। और जैसे जैसे सभ्यता ने अपराध से धर्म तक का सफर तय किया, वैसे ही हर बच्चा अपने अंदर के जंगलीपन से नैतिकता तक का सफर तय करता है। फ्राइड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा बचपन सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि मानव इतिहास की पुनरावृत्ति है। हमारे भीतर वही संघर्ष, इच्छा और निषेध के बीच, स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच, और प्रेम और अपराध बोध के बीच। टोटेमिज्म कोई बीती बात नहीं, वह आज भी हमारे अवचेतन मन में जीवित है। हर बार जब हम किसी नियम का पालन करते हैं या किसी इच्छा को दबाते हैं, तो दोस्तों, फ्राइड हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने बचपन के अनुभवों को गहराई से समझ ले तो आप अपने पूरे जीवन, अपनी सोच, अपने रिश्ते और अपने डर सबका रहस्य खोल सकते हैं। क्योंकि सभ्यता की असली कहानी किसी बात किताब से नहीं, वह छिपी है हम सबके भीतर, हमारे बचपन में। तो दोस्तों, ये थी सिगमंड फ्रॉइड की अद्भुत और रहस्यमय किताब टोटेम एंड टाबू की गहराई में उतरी हुई हमारी यात्रा। एक ऐसी किताब जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारा मन कितना पुराना, कितना जटिल और कितना रहस्यमय है। फ्राइड ने हमें सिखाया कि सभ्यता की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं छिपी, बल्कि हर इंसान के मन, हर बच्चे के विचार और हर इंसानी रिश्ते में दोबारा जीवित होती है। फ्राइड ने कहा, मानव सभ्यता का आरंभ अपराध या अपराध बोध से हुआ था। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। हमारे भीतर आज भी वही द्वंद्व है, इच्छा बनाम नैतिकता, स्वतंत्रता बनाम नियम, प्यार बनाम अपराध बोध। टोटम एंड टाबू ने हमें यह समझाया कि हमारा हर व्यवहार, हर डर और हर रिश्ता किसी न कहीं हमारे पूर्वजों और भावनाओं का विस्तार है। क्या सीखा हमने इस किताब से? इस किताब ने 4 कहानियाँ, टोटेमिज्म, टाबू, एम्बिवलेंस और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ने हमें यह सिखाया कि सभ्यता का विकास हमारे भीतर से शुरू होता है। हम सिर्फ समाज के नियमों से नहीं चलते, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से चलते हैं, जो कभी हमारे पूर्वजों की आवाज़ हुआ करता था। और जब हम अपने अंदर झांकना सीखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि जो डर, अपराध या शर्म हमें रोकती है, वही हमें इंसान बनाती है। फ्राइड का यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि अगर आप अपने अंदर के मनुष्य को समझ ले तो आप अपने बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं। फ्राइड का दर्शन, आत्मज्ञान की यात्रा। फ्राइड के लिए मनोविज्ञान कोई विज्ञान मात्र नहीं था, वह आत्मा की खोज थी। उन्होंने बताया कि हमारा मन 3 स्तरों पर काम करता है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। और जब ये तीनों एक साथ तालमेल में आते हैं, तभी एक संतुलित, जागरूक इंसान बन पाता है। टोटेम एंड टाबू हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपनी जड़ों, अपने मन और अपनी भावनाओं को समझ ले तो हम अपने रिश्तों, समाज और भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो में ध्यान से देखा तो अब आपके पास एक नई दृष्टि है अपने सपनों, अपने व्यवहार और अपने बचपन को समझने की। क्योंकि जैसा फ्राइड ने कहा है,
जो कुछ हम भूल चुके हैं वही हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आपके भीतर वह ताकत है जो आपको अपने अतीत के डर और अपराध बोध से मुक्त कर सकती है। बस ज़रूरत है अपने अवचेतन मन से संवाद करने की, अपने भीतर के बच्चे से मिलने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपको फ्राइड के विचार को और गहराई से महसूस हुए हैं तो सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि फ्राइड के किस विचार ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्राइड की और किताबें जैसे द ईगो एंड द आईडी, सिविलाइजेशन एंड द डिस्कनेक्टेड एंड बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल को भी इसी तरह गहराई से समझे, तो सब्सक्राइब कर रहे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यह सिर्फ किताबों की नहीं, यह हमारे मन की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने भीतर के रहस्यों तक ले जाती है। हमारी अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइड की एक और महान कृति के बारे में, जो बताती है मानव सुख और संघर्ष का असली जीवन स्रोत। क्या इंसान वाकई सुख की खोज में जीता है, या वह हमेशा संघर्ष में ही अर्थ खोजता है? पता चलेगा बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली विचारोत्तक वीडियो में। दोस्तों, याद रखिए, फ्राइड की किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और जब आप अपने मन की गहराई में जागते हैं, तो वहाँ सिर्फ सपने नहीं, आपकी असली पहचान छिपी होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।